नमस्कार दोस्तों, आइए हमारे चैनल IAS विद हरिमोहन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीता सिंह आपके साथ सेल टॉपिक डिस्कस कर रही थी। बच्चे बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि मैम ये टॉपिक कब कंप्लीट होगा, कितनी और क्लासेस हैं जो अभी हमें सेल के बारे में स्टडी करनी है। तो देखिए, सीधी सी बात है कि आप UPSC के NCERT कॉन्सेप्ट को लेकर के अभी इस टाइम पे स्टडी कर रहे हैं। तो NCERT के अकॉर्डिंग जो अभी हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं उसके लिए हमें इस क्लास के बाद एक और क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। अगली इन 2 क्लासेस में सेल टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद फिर नए टॉपिक के साथ नई क्लास में आपके सामने आएंगे। यहाँ जो टॉपिक आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राइबोसोम और वैक्यूल। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है, बहुत ईजी से टॉपिक हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे खासे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। और जब हम तैयारी करते हैं तो जो चीज़ें ईजी होती हैं उन्हें हमें अपने आप में बिल्कुल कंफर्म कर लेने दिया जाता है, ताकि टफ चीज़ों में अगर हम बाई चांस थोड़े से अटक भी जाएं तो जो चीज़ें आसान हैं उनमें हम 100% एश्योर रहें कि इनमें से तो क्वेश्चन किसी भी कीमत पे हमसे नहीं छूटेगा। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। माइटोकॉन्ड्रिया एक खजाने की तरह है जिसमें आप जितना आप गुफा में जाते जाएंगे आपको नया खजाना मिलता चला जाएगा। बहुत सारी चीज़ें पढ़नी थी, सेम विथ क्लोरोप्लास्ट। लेकिन राइबोसोम और वैक्यूल के बारे में गिनी चुनी लाइनें हैं जो हम थोड़ी सी बातों में समझ जाएंगे, 2-4 बातों में समझ जाएंगे। और यहाँ से रिलेटेड जो 2-4 क्वेश्चन क्रिएट होने वाले होते हैं वो भी फिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो कम से कम वो क्वेश्चंस हमारे हाथ से नहीं जाते। चलिए बात कर रहे हैं हम कि राइबोसोम होता क्या है, राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया, राइबोसोम का कैसा स्ट्रक्चर होता है, राइबोसोम किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहली लाइन को लेकर के हम डिस्कस कर रहे हैं कि ribosomes are the granular structures which were first observed under the electron microscope as dense particle by George Palade in 1953. The 1953 is the year which is very important in biology because the DNA, ठीक है, जो सब कुछ है, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, वो DNA भी इसी साल में डिस्कवर हुआ था और उस DNA को डिस्कवर किया था वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में ही, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो देखिए, सीधी सी बात है, ऐसा नहीं है कि अगर हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो हम आगे पीछे इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। जहाँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आएंगी वो हम साथ के साथ डिस्कस भी करेंगे। अब आती है बात कि किससे मिलकर के बने होते हैं, तो हमने कहा दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। राइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं, DNA और RNA। और खुद RNA ही 3 तरह का होता है, जिसमें हम कैटेगराइज करते हैं। पहली कैटेगरी इज इक्वल टू mRNA, राइट। सेकेंड कैटेगरी इज इक्वल टू tRNA एंड द थर्ड कैटेगरी इज इक्वल टू rRNA। जो पहला नाम है वो एग्जैक्टली प्रोटीन सिंथेसिस से जुड़ा रहता है, तो हम मान लेते हैं, ज़्यादातर ऐसा मान के चलते हैं कि RNA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mRNA। लेकिन ये ध्यान रखें कि जितना भी टोटल RNA बनता है उसका सिर्फ और सिर्फ 5% ही क्या होता है, mRNA होता है। 15% हमारा होता है tRNA और बचा कुचा जो 80% है वो है rRNA। तो ये जो राइबोसोम्स हैं वो जिस वैरायटी के RNA से मिलकर के बने होते हैं वो वैरायटी है rRNA। इनका फुल फॉर्म अगर हम बात करें, मैसेंजर RNA mRNA, ट्रांसफर RNA tRNA एंड द rRNA इटसेल्फ सेज राइबोसोमल RNA, जो राइबोसोम को बनाने का काम करता है, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। और ट्रांसलेशन की प्रोसेस के दौरान RNA mRNA इसी राइबोसोम के साथ एसोसिएट होकर के प्रोटीन बनाता है। चलिए फिर एक इम्पॉर्टेंट सी लाइन आती है, दीज आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, राइट। तो हमने कहा कि ये ऐसा ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है बताएं। ज़्यादातर हमने बात करी कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं और उनकी मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इक्विवेलेंट होती है। मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनेल्स आर डबल मेम्ब्रेनस, लेकिन कुछ ऑर्गेनेल्स थे जिन्हें हमने बताया कि वो लाइसोसोम्स हैं, पेरोक्सीसोम्स हैं, ग्लाइक्सीसोम्स हैं, ये क्या हैं, सिंगल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स हैं। लेकिन कुछ तो ऐसे ऑर्गेनेल्स भी होते हैं जिनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो जिनमें से एक है राइबोसोम और दूसरा है सेंट्रोसोम।
यहाँ इन दोनों के पास में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री भी नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बिना मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, तो हम कहेंगे राइबोसोम्स, और दूसरा ऑर्गेनेल आता है हमारे सामने सेंट्रोसोम, राइट, जो कि एनिमल सेल में ही पाया जाता है। चलिए, दूसरी बात हमने करी कि ये जो राइबोसोम है ये 2 वैरायटी के होते थे। बार बार हम कह रहे थे, जब हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का कंपैरिजन पढ़ा तब भी हमने बोला कि राइबोसोम्स 80S टाइप के होते हैं यूकैरियोट में और 70S टाइप के होते हैं प्रोकैरियोट में, राइट। तो ये कहते हैं 80S क्या है, 70S क्या है, ठीक है, किस तरीके से ये आगे जाके डिसोसिएट होता है, और चीज़ें और क्या हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हो सकती हैं। चलिए, यहीं पर हमने बात कर रहे हैं राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि 80S 70S होता क्या है, किस तरीके से इनका ब्रेक डाउन होता है, किस तरीके से ये आपस में बटे हुए होते हैं। तो हमने कहा कि देखिए, राइबोसोम के स्ट्रक्चर में वो 2 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। पहली सब यूनिट जो होती है उसको स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं, दूसरी सब यूनिट को हम बोलते हैं लार्ज सब यूनिट, राइट। ये रही आपके सामने स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, ये रही, और दूसरी जो थी वो है हमारे सामने यहाँ पे लार्ज सब यूनिट। ठीक है, तो इन 2 सब यूनिट से मिलकर के ये बना हुआ है, एक स्मॉल सब यूनिट ये रही और लार्ज सब यूनिट ये रही, राइट, ये ओके। तो कुल मिलाकर के जब दोनों ही एसोसिएट हो गई तो पूरा राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। अब चाहे वो 70S टाइप का आरएनए हो, चाहे वो 80S टाइप का आरएनए हो, वो दोनों ही स्मॉल और लार्ज सब यूनिट से मिलकर के बना है। 70S का ब्रेकअप पे क्वेश्चन आता है। देखिए, सीधी सी बात है, 70S 2 सब यूनिट से मिलकर के बना है, जिसमें लार्ज सब यूनिट होती है हमारी 50S टाइप की और स्मॉल सब यूनिट होती है हमारी 30S टाइप की। वहीं यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है 80S वाला, वो 2 सब यूनिट से मिलकर के बना है, जिसमें लार्ज सब यूनिट होती है 80S और स्मॉल सब यूनिट होती है 40S टाइप की। तो यहाँ पर हो सकता है शायद इन लोगों को प्लस करना ढंग से आता नहीं है ना, तभी तो इन्होंने क्या करा, 50 + 30 80 होना चाहिए, 60 + 40 100 होना चाहिए, लेकिन बाकायदा हम इसे क्या लिख रहे हैं, 80 और 70 लिख रहे हैं। द रीज़न इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट कि ये जो 2 सब यूनिट्स होती हैं, इनमें से दोनों का कुछ पोर्शन एक दूसरे में एम्बेडेड होता है और एग्जैक्टली एसोसिएट होकर के जो बनती हैं वो आती है प्रोकैरियोट की सब यूनिट मिल्क। प्रोकैरियोट का राइबोसोम बनता है 70S टाइप का और यूकैरियोट का राइबोसोम बनता है 80S टाइप का, राइट। तो प्लीज़ इसकी सिंपल कैलकुलेशन पर मत जाइए, इसको सिंपली प्लस करके आप उसको ब्रेक डाउन मत करिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे कि 80S कितना होगा, 50-30 होगा। नहीं, 80S 50-30 नहीं होता, 80S 60-40 होता है और 70S जो होता है वो 50-30 होता है। गॉट इट। फिर अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, मैम बार बार ये जो एस वर्ड आता है, ठीक है, इस एस वर्ड का क्या मतलब है। तो मैंने कहा ये जो एस वर्ड है, इसका एस वर्ड है, इसे हम क्या कहते हैं, स्वीटबर्ग यूनिट कहा जाता है, और ये वो यूनिट है जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहलाती है एग्जैक्टली। तो जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन पे हम पार्टिकल्स को रोटेट करते हैं तो जिस पर्टिकुलर सेडिमेंटेशन रेट पे सेटल डाउन हो जाते हैं वो ही इनका क्या है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है। सिडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इस यूनिट को उनके ऑनर में ही नाम दे दिया गया सिडबर्ग यूनिट, राइट। तो एग्जैक्टली ये सिडबर्ग यूनिट है क्या, इट्स अ इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड इट्स साइज। ओके, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन हो। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं हम यहाँ पर। राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर के बना है, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। चाहे वो 70S टाइप का राइबोसोम है, चाहे वो 80S टाइप का राइबोसोम है, दोनों ही स्मॉल और लार्ज सब यूनिट से मिलकर के बने होते हैं। 70S टाइप का ब्रेकअप होता है 50-30S, और यहाँ पर 80S वाले का जो ब्रेकअप होता है वो है हमारे सामने 60 और 40। अभी यहाँ पर आपके सामने कुछ इस डायग्राम में ऐसा भी लिखा हुआ है कि RNA की वैरायटी दे रखी है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए अपर लेवल का कॉन्सेप्ट होता है कि किस टाइप का RNA इसमें एसोसिएटेड है। बट अब ध्यान रखिए, यहाँ पर हम इस चीज़ को नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसे डिस्कस करेंगे तो टॉपिक बहुत डिटेल हो जाएगा। द बेसिक पोर्शन जो आपके लेवल पर डिस्कस किया जाना था वो था कि इनकी जो सब यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, राइट। अब देखिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, जिसका नाम है वैक्यूल। ओके, वैक्यूल माने खाली जगह। तो ये वो जगह है जहाँ प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके जो खाना बनाया वो खाना स्टोर कहाँ पर होता है, राइट। तो वो खाना जिस जगह में स्टोर होता है दैट जगह इज कॉल्ड वैक्यूल। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने प्लांट सेल का एक डायग्राम बना हुआ है। इस प्लांट सेल का मेजर पोर्शन तो बाकी सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो छोटी छोटी जगह में आए हुए हैं, लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो वैक्यूल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है।
हम पहले भी कह चुके हैं कि 50 to 90% जो रीजन है वो कौन ऑक्यूपाई करती है, वो वैक्यूल ऑक्यूपाई करती है, राइट। यहाँ बोला हमने द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, लेकिन ये सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, ये डबल मेम्ब्रेनस नहीं होता। इसके अंदर खाना बनाने वाली जो चीज़ें जो खाने के टाइम पे बनी है वो सब इसके अंदर भरी हुई हैं। तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, वाटर है, सैप है, कुछ ऐसी भी वैक्यूल होती हैं जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को अपने अंदर समा के रखती हैं और उसके बाद में सेल को सेल से बाहर रिलीज कर देती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, राइट। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर मटीरियल विच आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल, ओके। अभी हमने यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं बोला है कि ये वैक्यूल सिर्फ प्लांट की है या ये वैक्यूल सिर्फ एनिमल की है, क्योंकि मैंने आपसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए एक टर्म यूज की, एक्सोस्मोसिस, राइट, ठीक है। तो जो आई एम सॉरी एक्सोसाइटोसिस, एक्सोस्मोसिस इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सोसाइटोसिस। जो वैक्यूल बॉडी से या सेल से मटेरियल को डिस्कार्ड करती है उस प्रोसेस का नाम है एक्सोसाइटोसिस, right. Liquid material can be easily transported by the, or especially water can be transported by the exosmosis, but it is not exocytosis, okay. जो सामान बाहर निकल रहा है, जो वेसिकल बाहर जा रही है, वो है आपकी उस प्रोसेस का नाम है एक्सोसाइटोसिस, सेल से बाहर निकलने की प्रक्रिया। तो यहाँ हमने बोला कि ये जो वैक्यूल थी ये सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होती है और उस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट, याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट, ठीक है। तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन का एक स्पेसिफिक नाम है जिसका नाम है टोनोप्लास्ट। अब हम बात करते हैं क्या चीजें और बची हुई हैं हमारे यहाँ पर। तो हमने कहा इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल, अभी बता चुके हैं हम। फिर एक क्वेश्चन आता है जो बच्चों से अक्सर पूछा जाता है कि देखिए सीधी सी बात है कि सेल के पास बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन जो आयंस हैं, जो सैप है, उसमें आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बाहर के मटेरियल से ज़्यादा सैप के अंदर क्यों होती है। तो हमने ये आंसर दिया, पहला क्वेश्चन हमने पूछा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन द साइटोप्लाज्म, व्हाई, राइट, बता भी दिया और आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया, ठीक है। तो उसके आंसर में आपने क्या दिया, आपने बताया इन द प्लांट टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जो भी आयंस वगैरह साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, बेशक साइटोप्लाज्म में कम है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो वैक्यूल है, ठीक है, ये वैक्यूल टोनोप्लास्ट की मदद से इन सबको अपने अंदर समा लेती है, राइट। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कि कम से ज़्यादा की तरफ। तो वैसे ही साइटोप्लाज्म के पास कम थे, वैक्यूल के पास ज़्यादा थे, लेकिन जो थोड़े बहुत भी साइटोप्लाज्म के थे उसे भी क्या करती है ये वैक्यूल अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर लेती है, जिसके चलते इसके पास जो आयंस है उनकी कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाती है। देखिए ये डायग्राम बताता है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, टोनोप्लास्ट कहलाती है। ये आपके सामने एक सेंट्रल वैक्यूल है प्लांट की, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बना रखी है, और ये है सेल का सैप, ठीक है, जिसमें खाने पीने की सारी चीज़ें इकट्ठी हो रखी हैं। चलिए इसके बाद बताते हैं क्या प्लांट्स के पास ही वैक्यूल पाई जाती है, किसी और के पास पाई जाती है, या किस किस के पास नहीं पाई जाती है। तो हमने कहा देखिए ना केवल प्लांट्स, ऐसा नहीं, इसके अलावा कुछ कुछ एनिमल्स में भी क्या है वैक्यूल या तो पाई जाती है, ठीक है, जो बहुत छोटे साइज की होती है, या फिर पाई नहीं जाती है, ठीक है। तो जनरली अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये जो क्लासिफिकेशन करते टाइम पे जिस कैटेगरी में ये लोग आते हैं उस कैटेगरी को हम बोलते हैं प्रोटिस्टा, राइट। तो कंबाइंडली इनको हम क्या नाम देते हैं, प्रोटिस्टियंस, राइट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बोला कि अमीबा के पास एक वैक्यूल होती है जो खाने को स्टोर करती है, उसका नाम है फूड वैक्यूल। एक वैक्यूल है जो वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करती है और सिंपली एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू बॉडी से डिस्कार्ड कर देती है। जितना भी वेस्ट मटेरियल है इसके अंदर इकट्ठा होता रहता है और उसके बाद में उसको डिस्कार्ड कर देती है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को जो हम बोलते हैं वो है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, राइट। तो ये दोनों प्रोसेस जो हैं यहाँ पर उन्हें मेंटेन करती है कौन कौन सी, एक ऑस्मो रेगुलेशन और दूसरी एक्सक्रीशन, राइट। इन दोनों प्रोसेसेस को जो अमीबा रेगुलेट करता है, कंट्रोल कर पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से कर पाता है। वहीं जो दूसरी वाली फूड वैक्यूल है वो क्या करती है, खाना स्टोर करने का काम करती है। तो इसने बोला है इन मेनी सेल्स एज इन द प्रोटिस्ट
फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। ये यहाँ पर हमने पहले डिस्कस किया था एंडोसाइटोसिस कि अमीबा अपने खाने को कैसे अंदर लेता है, उस प्रोसेस के थ्रू जिसका नाम है एंडोसाइटोसिस। पैरामीशियम जिस प्रोसेस के थ्रू लेता है एग्जैक्टली उसके पास ये जो ये जो सीलिया है पैरामीशियम में, ठीक है, ये सीलिया क्या करते हैं, खाने के पार्टिकल को इसके अंदर तक लाते हैं। और यहाँ पर इसका एक तरीके से फैरिंग्स जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हमने साइटोस्टोम बोला, ठीक है, साइटोफैरिंग्स भी बोल देते हैं इसको। और बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में इसका एक और नाम होता है दैट इज कॉल्ड गुल्लेट, GULLET, राइट, जिसके थ्रू सीलिया की मदद से खाना अंतर किया जाता है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिल रही है पैरामीशियम में भी। अमीबा के पास में आपको दोनों तरह की वैक्यूल देखने को मिलेंगी, एक फूड वैक्यूल भी होगा इसके पास में, ओके, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी है इसके पास, ठीक है। चलिए, इधर आपके सामने यूग्लिना है। यूग्लिना कौन होता है, जो एनिमल और प्लांट दोनों की तरह बिहेव करता है। भाई खाना है, ठीक है, लाइट है तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा, अगर लाइट नहीं होती है तो ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाता है, राइट। तो एग्जैक्टली इसको मान लेते हैं हम प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी वैक्यूल्स हैं जिन्हें हमने फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा, ये एनिमल सेल में पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बैक्टीरिया के पास, तो किसी तरह की कोई वैक्यूल नहीं पाई जाती है, ठीक है। चलिए जी, जो हमने अभी तक पढ़ा उसकी एक छोटी सी समरी, क्विक रिकैप। देखिए, हमने आपके सामने बनाया, सबसे पहले जो डायग्राम है, पहले वाले का लिंक बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डायग्राम है वो क्या कहता है, ये एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल के पास बड़ी सी सेंट्रल वैक्यूल है, ठीक है, जो क्या कर रही है, खाने को अपने अंदर स्टोर करती है। और इसके पास जो सैप है उसमें आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसकी जो मेम्ब्रेन थी, द मेम्ब्रेन क्या कहलाती थी, टोनोप्लास्ट। क्या कहलाती थी, टोनोप्लास्ट, ओके, ये, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा कि एनिमल्स में क्या बनती है, फूड वैक्यूल बनती है। कुछ एक एनिमल्स में ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए क्या बना करती थी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनती है, ठीक है। ये यहाँ पर हमने एनिमल सेल्स को दिखा रखा है, राइट। सेल क्या कर रही है, ये देखिए गोल्गी बॉडी थी, गोल्गी बॉडी ने वेसिकल को ट्रांसपोर्ट किया, ये रहा आपके सामने, ठीक है, गोल्गी एपरेटस, ओके। तो ये ऐसी एक वेसिकल बनी थी, क्या लाइसोसोम बन गई थी। बाहर से ये आया फूड पार्टिकल, ठीक है। फूड पार्टिकल आया कौन सी प्रोसेस के थ्रू, एंडोसाइटोसिस, और सेल ईटिंग को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। चलिए, ये अंदर एंटर कर गया। इसको अंदर एंटर करने के बाद में ये बनी आपकी फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल को किसने अपने साथ चारों तरफ घेर लिया, लाइसोसोम ने। क्यों करा लाइसोसोम ने ऐसा, ताकि लाइसोसोम इसको क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके, और इससे जो सिंपल सब्सटेंसेस मिलें वो सारे सब्सटेंसेस सेल उनको एज अ न्यूट्रिएंट सैप यूज़ कर सके, ठीक है। कभी कभी सेल क्या करती है, अपने पार्टिकल्स को खुद ही खा लेती है, तो इसे हम बोलते हैं ऑटोफैगी, ओके। चलिए, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट यहाँ पर हमने बोला कि ये पूरी प्रोसेस बताई कि किस तरीके से फूड वैक्यूल से नरिशमेंट लिया जाता है, ओके। चलिए जी, अब जैसा कि हर क्लास के लास्ट में होता है कि हमने क्या पढ़ा, ठीक है, आपने जो टॉपिक पढ़ा उसमें से कुछ आपको समझ आया या नहीं समझ में आया, उससे रिलेटेड हम एक छोटे से, ठीक, क्वेश्चंस का सैंपल आपके सामने लेकर के आते हैं, जो कि रिकैप के लिए होता है। लेकिन अगर आप यूपीएससी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, जिससे आपको पता चले एग्जैक्टली कि क्या क्वेश्चन आता है और किस तरीके से मुझे उसका आंसर करना है, तो उसके लिए आइए और हमारा ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड कर लिए, जिसके लिए आपको सिंपल से गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा, IAS विद हरिमोहन टाइप करना होगा, और जो ऐप आएगा उसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, जहां आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स हैं जो उसमें पड़े हुए हैं, वो आसानी से आपको अवेलेबल हो सकते हैं। मुझसे डायरेक्ट अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ जाइए, जहां डायरेक्ट फेस टू फेस हम एक साथ बैठ करके बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम सेल डिवीज़न पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, उसके बारे में जानने के लिए, उसके नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
चलिए फिर आते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले सेक्शन पे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले सेक्शन पे सबसे पहला क्वेश्चन बोला राइबोसोम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन ओनली। याद करो किससे मिलकर के बने थे, प्रोटीन से। ओके चलो देखते हैं। आरएनए, क्योंकि राइबोसोम 3 तरह का होता था, आरएनए 3 तरह का होता है, एक एमआरएनए, एक टीआरएनए और एक आरआरएनए। तो हमने डिस्कस किया था कि कौन सा आरएनए है जो राइबोसोम के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। सी ऑप्शन हमने बोला बोथ प्रोटीन एंड आरएनए। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ना तो अकेला आरएनए राइबोसोम को बना सकता है और ना ही अकेले प्रोटीन राइबोसोम को बना सकती हैं, ये दोनों से मिलकर के बनता है। अच्छा, लिपिड का कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, लिपिड प्रोटीन अक्सर मेम्ब्रेन बनाते हैं, लेकिन इसके पास तो मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, तो यहाँ पर लिपिड बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता। फिर हमने बोला टोनोप्लास्ट इज अ मेम्ब्रेन ऑफ, ये सिंगल मेम्ब्रेन थी, यही तो वैक्यूल के अंदर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वैक्यूल के पास साइटोप्लाज्म से भी ज़्यादा आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो हमने कहा किसके अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गलत आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया गलत आंसर है, क्लोरोप्लास्ट गलत आंसर है, वैक्यूल इज करेक्ट आंसर। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज फाउंड इन, पीछे आपने अभी डायग्राम देखा, 3 लोगों के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिख रही थी, वो अमीबा भी था, पैरामीशियम भी था, यूग्लिना भी था। तो तीनों का नाम हमने यहाँ तो लिखा नहीं है, हमने कुछ नया सा नाम लिखा है। वो तीनों प्लांट थे, बिल्कुल नहीं थे। वो फंजाई थे, बिल्कुल नहीं थे। बैक्टीरिया थे, बिल्कुल नहीं थे। हाँ, उस कैटेगरी के एनिमल्स को जो एक सेल के यूकैरियोट्स होते हैं, जिस ग्रुप में रखा है वो है प्रोटिस्ट। द करेक्ट आंसर इज प्रोटिस्ट, राइट। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर इज सी, बोथ प्रोटीन एंड आरएनए। ठीक है, इसके बाद टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन हुआ करती थी किसकी, वैक्यूल की, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें पाई जाती है, प्रोटिस्ट में। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आपके साथ अभी तक शेयर किए। अगर इससे ज़्यादा चीज़ें जानना चाहते हैं तो आइए जुड़िए, देर किस चीज़ की है और क्या सोच रहे हैं। अभी तक तो बहुत सारी क्लासेस में आप ट्रायल देख चुके होंगे, सोचिए जब इस तरह की क्लासेस आपको इतनी इंटरेस्टिंग लग रही हैं तो जो लाइव क्लासेस होंगी, जो फेस टू फेस क्लासेस होंगी, वो कितनी इंटरेस्टिंग होगी। तो प्लीज़ आइए और देर मत करिए, जुड़िए हमारे साथ हमारी ऑनलाइन क्लासेस पर। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और करेक्शंस की ज़रूरत है या किसी तरीके से भी आप मुझे कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पर जाकर के मुझे कमेंट करिए। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, उसका आंसर आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। क्योंकि लिख करके जो चीज़ें समझाना इजीली पॉसिबल नहीं होता है, वो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करके समझा सकती हूँ। तो इंतज़ार मत करिए बिल्कुल भी किसी चीज़ का। बिल्कुल जैसे ही आपने ये वीडियो देखी है तुरंत ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बटन दबाइए। जितने भी हो सके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आप शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बेनिफिट करा सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा है। और साथ ही साथ में नेक्स्ट टॉपिक जिसमें मैं सेल डिवीज़न डिस्कस करने जा रही हूँ, उसके बारे में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। चलिए, हम बात कर रहे हैं कि हमने आपको बताया कि हमारा ऐप कौन सा है, IAS विद हरिमोहन। आपको ऐप डाउनलोड करना होगा जिससे आप सारी चीज़ें एक साथ ले सकते हैं, देख सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपको टेलीग्राम पे आ सकते हैं, जहां आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप आसानी से व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ में, वहाँ टॉपिक डिस्कस करेंगे सेल डिवीज़न, राइट। चलिए, धन्यवाद।